नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। इंदौर में आज मौसम माकूल है, हवा भी चल रही है और उमस भी हल्की फुल्की। सवेरे अच्छा खासा आधा इंच के लगभग पानी गिर गया है। सवेरे सुबह होने से पहले गिर गया था पानी। तापमान में गिरावट आ गई, थोड़ी सी राहत हुई है। ये प्री मानसून वर्षा, हमने कल भी कार्यक्रम में कहा था आपसे कि कल संभवतः इंदौर में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी और आज भी मौसम विभाग का आकलन है कि बारिश अच्छी खासी हो जाएगी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की आज घोषणा हो गई। कोई ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं किया गया है, पर रिजर्व बैंक ने ये मान लिया है कि अब जोरदार तरीके से महंगाई आपके दरवाजे पर आ रही है। इसके साथ ही बहुत सारे इंडिकेशन रिजर्व बैंक ने दिए हैं, वो भी हम आपको सबसे कार्यक्रम के आखिरी में बताएंगे। और एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बताएंगे जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है कि देश में पहले महीने में ही सरकार का बजट जो है तहस नहस हो गया है और पूरी की पूरी गाड़ी जो है उतर के डिरेल हो गई, मतलब पटरी से उतर चुकी है। इसको लेकर हम सबसे आखिरी में बात करेंगे। हम सबसे पहले इंदौर की चुनिंदा खबरों पर बात करते हैं, जो चयन की हुई खबरें। तो आज हम प्रभातखंड से खबरें शुरू कर रहे हैं। प्रभातखंड के आज पहले खबरों से उठा रहे हैं हम। एक तो आज भाजपा का नया जो दफ्तर है वो नौदा पंथ में तैयार होना शुरू हो गया है। भूमि पूजन हुआ है, तो भूमि पूजन हो गया, भव्य रूप से बनने वाला है ये। और देश भर में भाजपा के तमाम जगहों पर जो कार्यालय बन रहे हैं बड़े हाईटेक तरीके से बन रहे हैं। अभी तक भाजपा कार्यालय जो है जावरा कंपाउंड में था और ये पूरी तकनीक के साथ बनाया जा रहा है, हाईटेक पद्धति का बनेगा। यहाँ ठहरने बनने की सारी व्यवस्थाएं होगी। मतलब ये 5 सितारा आपको भाजपा कार्यालय दिखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी जगह बन रहे हैं। मंदसौर वगैरह तमाम जगह पे ज़मीनों का आवंटन हो चुका है, सरकार ने ज़मीन दे दी है और सब जगहों पर काम शुरू हो गया है। आने वाले कुछ समय बाद आपको इन भाजपा कार्यालयों में बड़ी हाईटेक पद्धति का कार्यालय दिखा करेंगे। क्या सर? जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है वह प्रदेश भाजपा का नया दफ्तर बनकर तैयार हुआ था। तब उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिलों में भी इस तरीके के दफ्तरों में जो है बदलाव आएगा। और केंद्रीय जो बात, अगर दफ्तर की बात कर लें, दिल्ली में जो दफ्तर जितना हाईटेक बना उससे मुझे लगता है देश भर के कार्यकर्ता तो देखने तक जा रहे हैं अभी तक। तो बात कर रहे हैं अब इंदौर के दफ्तर की बात कर रहे हैं। इंदौर में अभी तक शहर और ग्रामीण क्षेत्र का, नगर और ग्राम का एक ही दफ्तर हुआ करता था जो जावरा कंपाउंड में चल रहा था। जगह छोटी पड़ने लगी थी। गांव के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वह वहां पर असहज महसूस करते थे। उन्हें ऐसा लगता था उन्हें जगह कम मिल रही है। इसको देखते हुए जो है उन्होंने अपना नया दफ्तर खुद का, हालांकि बता दूं आपको ये दफ्तर जो ग्रामीण भाजपा का दफ्तर रहेगा, नावदा पंथ में बन रहा है। एयरपोर्ट के सामने जो है दफ्तर तैयार होगा, राऊ विधानसभा में आता है। और इस दफ्तर तक पहुँचने के लिए अगर सांवेर की बात कर लें, देपालपुर की बात कर लें या महू की बात कर लें, जो 4 हिस्से जो है ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं, उन कार्यकर्ताओं को वहाँ पहुँचना भी आसान होगा। 16,000 स्क्वायर फीट की जो जगह है 2.5 करोड़ रुपए में भाजपाइयों ने पैसा जुटाकर खरीदी हैगी। आज से जो 5,000 स्क्वायर फीट पे 2 मंजिला इमारत बनाने का भूमि पूजन जो है प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने किया है। इसी के साथ अब ये दफ्तर की शुरुआत हो गई। 1 साल में दफ्तर बनकर तैयार हो जाएगा। अब गांव के नेताओं को या ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो आने वाले प्रदेश के नेताओं को, केंद्रीय नेताओं को जब यहाँ आते हैं तो उन्हें तो एयरपोर्ट के पास ही जो है दफ्तर मिल जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता अब जो बड़े, मुझे लगता है बहुत तरीके से उनको भी लगेगा कि अब उनका भी अपना दफ्तर हो गया है। अभी शहर वाले जो है नगर के दफ्तर पर कब्जा जमाए रहते थे। और चारों तरफ ठंडा ही ठंडा होगा, आराम से बैठ के वहाँ नीचे रेस्टोरेंट वगैरह सब बना होगा, बहुत सारी सुविधाएं वहाँ मिलेगी। आम आदमी भी जाके देख सकता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और इंदौर के अंदर हरियाली को लेकर सवेरे के अखबारों में भरपूर छप चुका है, इसलिए हम उस पर कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पर यह जरूर है कि हमने पिछली बार आपको हम बात बता चुके हैं आपको कि रेवती रेंज की तरह 3 और 4 नए इसी प्रकार के और फेफड़े शहर के लिए, हार्ट के लिए बनाए जा रहे हैं। और उसमें रेवती रेंज के अलावा एक मानपुर के पहले बनाया, चोरल बनाया जा रहा है, वन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, और एक देवगराड़ी एक साइड बनाया जा रहा है। इसमें भरपूर झाड़ लगाए जा रहे हैं। अगर ये सारे झाड़ सही स्थिति में लग गए तो आप ये मान के चलिए कि आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए एक बेहतरीन तरह का 2 से 3 डिग्री कम तापमान वाला शहर हम उपलब्ध करा पाएंगे। हालांकि इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि इस बार का पर्यावरण दिवस जो है इंदौर शहर में शायद जल संकट की वजह से सूखा रहा है। मतलब पर्यावरण दिवस पर जो हजारों की संख्या में पौधे लगाए जाते थे, इस बार सिर्फ रस्म अदायगी की गई है कि 21 पौधे जो अलग अलग जगहों पर लगाकर रस्म अदायगी कर दी गई। बारिश का इंतजार किया जा रहा है कि बारिश आने के बाद में जो है पौधारोपण किया जाएगा। वाह, हम सबसे आग्रह करेंगे अपने अपने मौका देख के, अगर जहाँ भी आपके आसपास जगह है और अगर आप लगा सकते हो तो एक वृक्ष जरूर लगाइए। आने वाली नस्लों के लिए कुछ तो आप पुण्य करिए और ये आपके लिए लिखा जाता है। ग्रंथों में भी कहा गया है कि 100 कुएं खोदने से ज़्यादा एक वृक्ष का पुण्य मिलता है लगाने का। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की और खबरों की। तो पत्रिका की जो बेसिक खबरें, 7 दिन में 480 से ज़्यादा मोटरें जब्त की नगर निगम ने इस समय व्यापक अभियान चला रखा है। 22 से अधिक टीमें लगी हुई हैं। तमाम क्षेत्रों में लोग शिकायत करते हैं। मुझे तो लगता है इसके लिए एक अलग से
हेल्पलाइन नंबर डाल देना चाहिए कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं पे भी मोटर चल रही है और आपको शंका है तो आप इस नंबर पर सूचना दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। तो कम से कम इससे डर पैदा होगा लोगों में, और जिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है उनको ईमानदारी से पानी मिलेगा। कुछ समय पहले तक जब नल आते थे तो बिजली बंद कर दी जाती थी, इससे हर आदमी का प्रेशर से पानी पहुंचता था। मुझे लगता है इसके प्रावधान पर भी विचार करना चाहिए। क्या साहब जी, जो मोटर पकड़ने की बात कही जा रही है, शहर में जो जल संकट व्याप्त हुआ उसको लेकर जो हाई प्रोफाइल बैठक जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई थी, उस दौरान ये बात उठी थी कि मोटर से जो पानी खींचने वालों पर कार्रवाई की जाए ताकि सब दूर पानी पहुंच जाए। पर इस शहर की जो संरचना है उसको समझना होगा, नर्मदा का जो सिस्टम है जो उसको समझना होगा, सप्लाई सिस्टम। आप देखिए कि बगैर मोटर लगाए मुझे लगता है इस शहर के 90% घरों में पानी नहीं आता है, और इस शहर में ऐसा कोई घर 10% की बहुत मुझे लगता है 2-5% आप छोड़ दीजिए वो घर जहाँ मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी जगह तो बगैर मोटर के मुझे तो कहीं पानी आता दिखता नहीं। और बात करते हैं जो गैंग जो हफ्ते भर से निकल पड़ी हैगी, रोजाना जब्ती खुर्की का काम कर रही है, मोटरें पकड़ रही है, उनके खुद के घरों में वे मोटर लगा कर ही पानी भरते हैं। इतना मैं आपको दावे से इसलिए कह सकता हूँ कि शहर में जो नर्मदा सप्लाई का जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में बगैर मोटर लगाए आपके घर तक पानी पहुँच नहीं सकता है। होना चाहिए कुछ भी हो, पर कम से कम कुछ लोगों को राहत मिलना चाहिए। एक और खबर है, पर ये सबके लिए सूचना है, इस पर खबर पे बात क्या करेंगे, पर ये सूचना है कि सोलर पैनल की सफाई न होने से 20% बिजली का उत्पादन, बिजली कम बन रही है। तो ये खबर हम केवल सूचना के लिए आपको बता रहे हैं। यदि आपके अगर सोलर पैनल लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि भरपूर बिजली पैदा हो तो उसके लिए उसकी सफाई का विशेष ध्यान रखिए। मतलब ये बिजली कंपनी ने जो है ये आंकड़े जारी किए कि जो बिजली पैदा हो रही थी सोलर पैनलों से, वो डस्ट और गंदगी के कारण उस पर जो है नेचुरल में जितनी बिजली बनना चाहिए उतनी नहीं बन रही, और इसके कारण बिजली का उत्पादन 20% गिर गया है। तो हम आप सभी से आग्रह करेंगे, अगर आप सोलर पैनल का उपयोग कर रहे हैं तो कृपा करके इसको ज़रूर देख लें ताकि भरपूर बिजली का आप उसका उपयोग कर सकें। इससे आपका फ़ायदा है कि आपको बिजली का भुगतान भी कम करना होगा। क्यों साहब? जी बिल्कुल, समय रहते मुझे ऐसा लगता है पैनल की सफाई करा ही लीजिए, वरना गर्मी में जो भीषण गर्मी पड़ी थी उसके दौरान अगर 20% बिजली का अगर कम बनी आपके पैनल से, साफ सफाई नहीं होने से, तो अब तो बारिश का मौसम होने वाला है। सूरज देवता आपको कम नजर आएंगे, कई बार इस मौका ऐसा आएगा जब सूरज कई दिन तक नहीं दिखेंगे। ऐसे में अगर आपकी पैनल की सफाई नहीं होती तो अभी तो 20% कम बन रही, बाद में तो बढ़ता 40% कम हो जाएगी। हाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब अग्निबाण खबरों की बात कर रहे हैं, तो अग्निबाण खबरों में जो वैसी खबर है, ये खबर व्यापार से जुड़ी हुई भी है। आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे शहर में दस्तावेजों का जो पंजीयन होता है उसमें 36 करोड़ रुपए कमाई घट गई है। मतलब अभी 2 महीने हुए हैं, जो लक्ष्य अभी पूरा होना है 3 महीने का जो टारगेट होता है, तो 36 करोड़ रुपये। आप ये समझ लीजिए कि लोग अब धीरे धीरे जो है महंगाई की मार, आने वाले भविष्य की चिंता को लेकर नए खर्च पालने को तैयार नहीं है। नए खर्च इसलिए पालना नहीं चाहते कि किस्तें चालू हो गई और अगर कोई ऊंचा नीचा हो गया। प्रधानमंत्री जी आगाह कर चुके हैं कि सोना मत खरीदिए, तेल कम वापरिए, घर में पेट्रोल डीजल कम वापरिए, आप ये सब कम करिए। तो लोगों को एक भय बैठ गया, और भय बैठने के कारण ये हो रहा है कि तमाम जगहों पर अब जो है बाज़ार में खरीदी धीरे धीरे कम हो गई। वो चाहे कपड़े की खरीदी हो, सोने चांदी की खरीदी हो, 30 से 40% की गिरावट खुद व्यापारी करेगी आ चुकी है। इसके अलावा जो भी सामान है, कपड़े के अलावा जूते चप्पल, जो सामान लोग लगातार खरीदा करते थे उससे पीछे खसकना शुरू हो गए। पर ज़मीनों के कारोबार के लिए भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि शहर भर के अंदर हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा हब है जो तमाम टाउनशिप जो बन रही है उसमें बहुत सारे मकान, ये सारे मकान जो इस शहर में आसपास बन रहे हैं ये सब 75 लाख से 1.5 करोड़ के लगभग के मकान हैं। 15 से 30 लाख तक के जो मकान बिका करते थे उसके तो ग्राहक आना ही बंद हो गए। तो ये बता रहा है इस समय देश में और शहर में अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। क्या सर? बिल्कुल, युद्ध के बाद में जिस तरीके के हालात बने हैं, आम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसको भी जो सोच समझ कर जो है उपयोग किया जा रहा है। तेल की अगर बात कर लें तो सोच समझ के गाड़ी में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सोने पे आप लोगों ने वैसे ही रोक लगाने के लिए कह दिया है। जो महंगाई जो हर चीज़ में इतनी बढ़ गई है, व्यापार वैसा जो है कमज़ोर पड़ चुके हैं। ऐसे में आम आदमी सिर्फ समय काट रहा है, कोई भी व्यक्ति नया इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। यही वजह है कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है इसलिए धराशय हो चुका है। उसके जो मई का आंकड़ा जो पेश किया गया है, मुझे लगता है अभी जून का और आंकड़ा आने दीजिए, उसके अंदर और हालत मुझे लगता है कमजोर होती दिखाई देगी। सही बात है। अब अग्निबाण की एक और खबर बात करते हैं। कल हमने बताया था आपको महू के अंदर ड्रीमलैंड चौराहे पर पानी की पाइपलाइन फूट गई थी, जो ट्रंक लाइन है नर्मदा की, और उसके कारण ये हुआ था कि बहुत सारा पानी वहाँ बहने लगा, तो पूरी पाइपलाइन खाली कराई थी। शेखर जी ने आपको बता दें कि पूरी पाइपलाइन खाली करने के बाद उसका काम का शुरू किया गया था। देर रात तक काम चला है उसका, और उसके बाद उसको धीरे धीरे सुधर गया। आज वो लाइन सुधर चुकी है शायद, पर आज सवेरे पानी
टंकियों में नहीं भरा है, जहाँ आया है वहाँ बहुत कम आया है। क्या सर? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मऊ के डिमलेन चौराहे पे नर्मदा के तीसरे चरण की जो मेन लाइन है 1700 mm की लाइन में बड़ा फॉल्ट हो गया था। उस फॉल्ट के बाद में उस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए पूरे जलूस से जो है सप्लाई को बंद करना पड़ा। लाइन पूरी खाली होने के बाद में रात को 12 बजे तक जो है मेंटेनेंस का काम चलता रहा और लीकेज खत्म होने के बाद में 12 बजे बाद जो है नर्मदा सप्लाई शुरू हो पाई थी। आंकड़ा के आपको बता दूं, जलूस से जो पानी 70 किलोमीटर दूर से इंदौर पहुंचता है उसमें प्रेशर बनने में इतना काफ़ी कई घंटे लग जाते हैं। सुबह 6 बजे तक पानी आ गया था, पर प्रेशर बनने में 2-4 घंटे और लगे और उसके बाद टंकियां बनना शुरू की। कोशिश ये की गई कि शहर की जो जलूत से जो कंट्रोल रूम है या बीजलपुर वाला, उसके आसपास की जो लाइनें हैं उनके टंकियां हैं जो उनको आधी आधी भर दी जाए। वे तो भर गई, पर शहर की आधी से ज़्यादा टंकियां आज भी खाली रही है। इस वजह से आज शहर में जल संकट के हालात बने हुए हैं। कल तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, क्योंकि पानी जो है अब सारी टंकियों में शाम तक पहुँच जाएगा। उम्मीद है कल से आपको पानी वापस मिलने लगेगा। अब हम दोपहर खबरों की बात कर रहे हैं। पहले पेज खबरों की हम बाद में बात करेंगे। हम सबसे पहले 18 जून से गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक कमर्शियल रन शुरू हो रहा है। कल मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी भोपाल में, और मेट्रो के अंदर लगातार जो यात्रियों की कमी होती जा रही है। हालत ये होने लग गई कि जो लाखों से हज़ारों पे आ गया है जो यात्रियों का पैसा आता था जो टिकट लेने के बाद में, और खर्च जो है वो लाखों के अब और बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने आग्रह किया था कि इसमें पर्यटन वालों से बात की जाए, छात्रों से बात की जाए कि वो इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। और इस सारे अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने इंदौर और भोपाल को लेकर गंभीरता से बात की। 2/3 काम इंदौर और भोपाल में मेट्रो का निपट चुका है। 18 जून से गांधीनगर से रेडिसन चौराहे तक कमर्शियल रन शुरू किया जाए। मुझे लगता है शायद इस ट्रैक पर कुछ ट्रैफिक मिलने लग जाएगा। आपको याद होगा शायद पिछले दिनों मेट्रो ने एक नया वो भी जारी किया था कि जो लोग भी चाहे तो वो मेट्रो में शादी भी कर सकते हैं, मेट्रो में जन्मदिन भी बना सकते हैं। और मुझे लगा था कि शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपको रेलवे स्टेशन में शादी विवाह और निकाह का आयोजन भी होता हुआ दिख जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। पर शायद मुझे लग रहा है कि अगर यात्री मिलने लगे तो धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे। क्या सर? जी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि यात्री मिलने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि रेडिसन तक जो है आप मेट्रो ला रहे हैं, सुपर कॉरिडोर से गांधीनगर स्टेशन से बात कर लें या TCS चौराहे से अगर आप बात कर लें, उस तरफ से तो शहर में जो मुझे लगता नहीं कनेक्टिविटी की अभी कितनी ज़रूरत है। पर आप चूँकि जैसा बता रहे हैं कि जन्मदिन मना लें, शादी कर लें, बर्थडे मना लें, उसकी पार्टियाँ कर लें, तो आप शहर के अंदर जो है मेट्रो आ गई है तो आप पार्टी करना मुझे लगता है ज़्यादा आसान रहेगा। लोगों को वहाँ तक स्टेशन तक पहुँचना आसान होगा कि वहाँ पहुँच के आप मेट्रो में सवार हो लिए, फिर एक राउंड करके आप वापस आ गए हैं तो आपकी पार्टी पूरी हो गई है। हाँ ठीक है, चलो ये भी करके देखा जा सकता है। चलिए अब जो समय है सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे वक्त के साथ में। एक और जानकारी हम आपको बताते हैं, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन जो है उसका ज़मीनी अधिग्रहण का काम पूरा हो गया। हालांकि योजना अपने समय से बहुत लेट चल रही है। ज़मीनी अधिग्रहण पूरा हो जाने के बाद में इंदौर से सेंधवा होते हुए जो लाइन है बॉम्बे जाने की, कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर पड़ेगा इंदौर से बॉम्बे के रन में। और फ़ायदा ये होगा कि व्यापारी बढ़ेगा और इसके साथ में आपको जो मालगाड़ी का यातायात है उसका दबाव भी कम होने लग जाएगा, तो उससे फ़ायदा शहर को भी मिलेगा। और ये योजना बहुत पुरानी इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान के ज़माने में इस योजना का प्रारूप मनमोहन सिंह द्वारा दिया गया था, पर उसमें आधा पैसा जो है कुछ हद तक पैसा शायद सरकार को देना था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने पैसे भरने से इनकार कर दिया था। कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उन्होंने तत्काल इसके अंदर पैसे भर दिए थे। उसके बाद की प्रक्रिया शुरू हुई। अगर ये उस समय होती तो आज इंदौर से लाइन जो है मनमाड़ वाली शुरू हो गई होती। क्यों सर? सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये समझने वाली है कि अगर इंदौर मनमाड़ रेल लाइन को लेकर जो है ज़मीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब रफ्तार जो मिली जाएगी काम को, और उसके बाद हमारी इंदौर से जो कनेक्टिविटी महाराष्ट्र सीधी हो जाएगी। अभी इंदौर से महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी सीधी ना होकर रेल लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, हमें गुजरात होके जो है उसकी कनेक्टिविटी लेना होती है। इस वजह से एक लंबा रूट हो जाता है। अब अगर ये मनमाड़ लाइन जुड़ जाती है तो सीधे मुंबई से जो हमारी कनेक्टिविटी बहुत शॉर्ट हो जाएगी। पश्चिम रेलवे का कहना है कि हमने सारा काम कर लिया है। 3 कंपनी ने 3 इंजीनियरों को तैनात कर दिया। मशीनों का आने का कार्यक्रम शुरू हो गया, मतलब बहुत तेज़ी से मशीनें बुलाई जा रही। संभवतः रफ्तार दी जाएगी 2029 में। यह योजना पूरी करके इसे चालू करना है, क्योंकि महाराष्ट्र में इसका काम लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ रहा है। मध्य प्रदेश में काम बचा हुआ, अगर ये हो जाएगा तो हो सकता है 2029 और 30 में जो लोग जाएंगे उनको एक सीधा रास्ता मिल सकेगा। अब हम दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर के पहले पेज की खबरों की बात कर रहा हूँ। आज रिजर्व बैंक की मौद्रिक कमेटी की बैठक समाप्त हो गई है। RBI गवर्नर ने बताया है कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया। रेपो रेट क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। रेपो रेट ये होता है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा देती है, तो वो उन्होंने वही का वही रखा है, 5.5% के लगभग रखा है, 5.25%, ताकि बैंक अपने ब्याज कर्ज की किस्तें ना बढ़ा पाए, मतलब महंगा ब्याज ना हो पाए। पर रिजर्व बैंक ने इस बात के संकेत दे दिए कि महंगाई का दौर अब तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके कई कारण हैं।
जो भी युद्ध चल रहा है, कच्चे तेल की कीमतें हैं, इन सब का असर अब आपको अपनी जेबों पर देखने को मिलेगा। रिजर्व बैंक ने आज स्वीकार किया, सरकार भले ही स्वीकार न करे अभी, पर रिजर्व बैंक ने आज स्वीकार लिया गवर्नर ने मौद्रिक समिति की बैठक के बाद कि महंगाई का दौर अब शुरू होने वाला है। आपको याद होगा थोक महंगाई जो है, पिछले जो आंकड़े आए थे वो 7.8% थी, और थोक महंगाई से फुटकर पे जब आने वाली अगले महीने जब आ जाएगी जून के बीच में, तो आपको इसका अंदाज अपने आप लगने लग जाएगा कि महंगाई का फ्लो बढ़ गया है। एक खबर थी। एक और खबर ये है कि बजट के बाद में जो मई महीना है, मतलब बजट के बाद में अप्रैल महीने में जो बजट आया बजट में, तो अप्रैल महीने के आंकड़े जो जारी हुए हैं उसके अंदर ये स्थिति है कि सरकार को जो टैक्स कलेक्शन आता है वो बहुत बुरी तरह से मार खा गया। टैक्स कलेक्शन मार खाने के कारण ये हुआ कि मात्र 1,80,000 करोड़ ही सरकार के पास में आए हैं, सारे टैक्स, चाहे सेल टैक्स, इनकम टैक्स, GST सबसे जोड़ने के बाद। पर अप्रैल महीने में आयात में, अन्य खर्चों में सरकार 5,40,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। यानी सरकार जो है 3.6 लाख करोड़ रुपए और घाटे में आ गई है। घाटे में आने के कारण क्या हुआ, सरकार का राजस्व का घाटा जो है वो और बढ़ गया। कुल 21% घाटा पहले महीने में ही हो गया। मतलब सरकार ने एक अनुमान लगाया था कि हमको साल भर में 14 लाख करोड़ के लगभग का घाटा होगा इस बार, और उसकी व्यवस्थाएं लगाई थी सरकार ने कि 3 लाख करोड़ रुपए हमारे पास आ जाएंगे RBI के डिविडेंड से, 2-3 लाख की हम ज़मीनें और सब तमाम जो बेच रहे हैं सामान बेच के उससे आ जाएंगे। कुछ और भी जुगाड़ लगाई थी, बाकी जो 2 लाख का घाटा बचेगा उसको बाद में देखा जाएगा। पर सरकार का सारा आकलन धरा रह गया। पहले महीने में ही सारा का सारा बजट चरमरा गया है और बुरी तरह से बजट तहस नहस हो गया है। उसका मूल कारण ये है कि कच्चे तेल के भाव $100 प्रति बैरल पे बने हुए हैं। रुपया 95 रुपये से नीचे जाने को तैयार नहीं है, 100 के करीब और पहुंच गया। अगर 100 पे पहुंच गया तो आप ये मान के चलिएगा कि बहुत भयानक स्थिति खराब हो जाएगी, इस देश की वित्तीय हालत खराब हो जाएगी। आर्थिक आपातकाल के हालत अभी दिख रहे हैं, थोड़े दिन बाद और तेज़ी से दिखने लग जाएंगे। सरकार के पास कोई चारा नहीं है। अगर ये युद्ध ख़त्म नहीं हुआ दोनों अमेरिका और ईरान का, तो सबसे ज़्यादा कमर भारत की ही टूटेगी। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप की बहुत अच्छी दोस्ती, उन्होंने कहा कि मेरे सबसे बेहतरीन दोस्तों में कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, और बहुत जल्दी उनकी ट्रेड डील होने वाली है। इस ट्रेड डील के चक्कर में हमारा पूरा अमेरिका का निर्यात छूट गया, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है हमारा, और दूसरे देशों का निर्यात जो है अमेरिका में बढ़ गया है। फिर भी दोस्ती बहुत अच्छी है, दोस्ती अपनी जगह होती है, व्यापार अपनी जगह होता है, उसको हम कभी और देखेंगे। इसके अलावा भारत में सरकार ने सोना बिल्कुल रिजर्व बैंक ने हाथ जोड़ लिया। रिजर्व केवल 200 किलो सोना इस बार खरीदा, बाकी सब हाथ बिल्कुल बंद कर दिया सोना खरीदना सरकार ने। और राज्यसभा में आज 2 मंत्रियों को बाहर कर दिया, उनको इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया गया। एक मध्य प्रदेश से थे और राजस्थान से, तो दोनों को बाहर कर दिया है। और इनके रवनीत बिट्टू और जॉर्ज कुरियन, ये कर्नाटक चुनाव के पहले इन लोगों को बनाया गया था, पर चूँकि सब गणित गड़बड़ा गया इसलिए। और धर्मेंद्र प्रधान का भी मामला गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि कल से काकरोच जो है वो दिल्ली में तमाम जगह से पहुंचने वाले हैं। और काकरोच जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है सरकार फिलहाल दबाव में आए या नहीं आए, पर कुछ भी होगा इस मामले में अब गड़बड़ होना शुरू हो सकती है। तो हम कल का इंतज़ार करेंगे क्या स्थिति रहेगी। पर कुल मिला के ये खबरें हैं शहर को लेकर, और शहर के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय इस तरह की जो आपकी जीवन और जेब से जुड़ी हुई खबरें। दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम के लिए हम तमाम जगहों से खबरों का चयन करके आप तक लाते हैं। शहर के 4 प्रोमिनेंट अखबार को ढूंढा गया है, जिनमें से केवल खबरों का चयन करते हैं। वो खबरें जो आपके प्रोग्रेस से, आपके जीवन से जुड़ी हुई खबरें, हम केवल उन्हीं खबरों को उठाकर आपको बताते हैं। तो हमारा आग्रह है, कृपया करके लाइक करिए इस कार्यक्रम को, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो ज़रूर करिए, और इस कार्यक्रम को अगर आप लिंक अपने मित्रों तक डाल सकते हैं तो ज़रूर डालिए। इससे हमें भी सहयोग मिलेगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।